सिस्टम। अगर हम अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर में सभी सिस्टम्स आते हैं और सेकेंड ईयर में एक कंप्लीट यूनिट है, दैट इज कंप्लीट स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वालों के लिए ये जॉइंट कॉमन क्लास इसीलिए है क्योंकि दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, रादर फाइनल ईयर वालों के लिए भी तो है ही है। और इसे अगर मैं कहूं कि सारे वो कंटेंट्स जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं एज इट इज ही वो सेकेंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए एटलीस्ट सेकेंड ईयर का एक पूरा यूनिट तैयार हो जाता है अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। और इस पे क्वेश्चंस इनवेरिएबली आते हैं, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप हो, अगर ऑनलाइन हुआ, और ऑफलाइन हुआ तो फिर दूसरे तो आएंगे। सबसे पहले हम समझें सिस्टम क्या है। We all know that cell is the smallest unit of the human body. So a group of cells, जो एक उसका एक पूरा ग्रुप है एक सेल्स का, that is called tissue. और group of tissues is called an organ. And likely a group of organs is called system. So cells का जो ग्रुप है वो टिश्यू, टिश्यूज का जो ग्रुप है वो ऑर्गन, और ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वो सिस्टम। तो ये जब कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी रिलेटेड टू योर बॉडी परफॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। इसी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अगर मैं ये कहूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, तो इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं होगी। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स की कोऑपरेशन लगती है बिकॉज जो एंटायर हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी हम लोग कहते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन वी इंजेस्ट समथिंग टू द टाइम इट इज एक्सक्रीटेड, उस सारे समय को ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है। नाउ इसके जो बेसिक हम अगर वो कहीं इंग्रेडिएंट्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, तो ये सारे ही जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। जितने भी हमारे दूसरे सिस्टम्स हैं बॉडी के, उन सब की बीमारी का कारण भी यही बनता है। तो इसको स्वस्थ रखना, इसकी केयर करना बहुत जरूरी है। हम सुनते भी हैं कि मोर देन 90% बीमारियां पेट से शुरू होती, तो पेट तो उसका एक पार्ट हो गया। ये सारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, इसके ऊपर ही पूरी बॉडी की हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट है। नाउ बेसिकली हम सबसे पहले यही देखेंगे, बिकॉज इसमें जो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन वो लिवर है, इसमें देन पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस है, मेटाबॉलिज्म है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस हैं, गैस्ट्रिक जूस है, एंजाइम्स हैं, और एक सब्जेक्ट जो वैसे इसका पार्ट नहीं है बट वो क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ जाता है तो इसलिए हम उसको बैलेंस डाइट, ये क्वेश्चन तीनों सालों में आता है वैसे। तो इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, कैसे हमारे मुंह में डाला हुआ खाने का टुकड़ा अल्टीमेटली डाइजेस्ट होता हुआ, एब्जॉर्ब होता हुआ, एक्सक्रीट होता है। इस सारे सिस्टम को सबसे पहले हम समझेंगे एंड देन हम अगले पार्ट्स करेंगे। तो ये बेसिकली थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और इफ आई से कि हम इसे 2 पार्ट्स में करें तो मुझे लगता है वो बेटर है। एनी हाउ देखते हैं कितने तक हम आज पहुंच पाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड 8 पार्ट्स हैं, बिगिनिंग फ्रॉम द माउथ, जैसे हम खाना मुंह में डालते हैं। सो माउथ इज द फर्स्ट पार्ट, देन कम्स फेरिंक्स और थ्रोट। फेरिंक्स की स्पेलिंग लिख लीजिए, PHARYNX, फेरिंक्स और थ्रोट, गला। देन ईसोफेगस, खाने की नली जिसे हम कहते हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट। उसके बाद आता है स्टमक, पेट। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। फिर रेक्टम, एंड बाद में एनस से वो
एक्सक्रीट हो जाती है। सो ये 8 पार्टों का गेम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कैसे चलता है हम देखते हैं। सबसे पहले जब हम फूड खाते हैं तो हमारे जो दांत हैं, ये भी इसका पार्ट है, ये उसे चबाते हैं, चबाकर उसे दे ब्रेक द फूड इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस। हमारा जो थूक है, जो स्लाइवरी ग्लैंड है, उसमें से एक खास तौर का एंजाइम निकलता है, दैट इज टाइलीन। इसके स्पेलिंग में वो लिखते हैं जैसे पी टाइलीन करके, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं टाइलीन। द स्पेलिंग्स आर PTYLENE, टाइलीन। P इज साइलेंट। नाउ टाइलीन नाम का एंजाइम जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड में है, इसका काम है कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो जितना भी स्टार्ची कंटेंट हमारे खाने में हो, उसका पचना शुरू हो जाता है जैसे ही आपके मुंह में गया, दांतों ने चबाया, और उसमें टाइलीन नाम के एंजाइम ने स्टार्ची कंटेंट को शुगर में, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब चबा लिया आपने, उसके बाद आपके गले में, जो फेरिंक्स मैंने कहा, थ्रोट में 2 ट्यूब्स हैं। एक ट्यूब जिसे हम खाने की नली कहते हैं, विच टेक्स फूड, इट इज कॉल्ड ईसोफेगस। नाउ स्पेलिंग में फिर एक फर्क है, स्पेलिंग है OESOPHAGUS। सो यहां O साइलेंट, ओइसोफेगस नहीं है, ईसोफेगस है, O इज साइलेंट। तो ये O वर्ड साथ में लग के लगता है। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि राइट फ्रॉम द टाइम वी इंजेस्ट फूड, द एंजाइम व्हिच वर्क्स टुवर्ड्स digestion is called dash. So that is tyline. Similarly, they say the tube which takes food down the line is called dash, esophagus. तो ये 2 ट्यूब्स हैं, एक है esophagus, दूसरी है ट्रेकिया। ये थोड़े से स्पेलिंग्स या वर्ड्स आपको हम में से जो लोग मेडिकल साइंस से बिलोंग नहीं करते, मैं भी उन्हीं में से एक था, तो ये शुरू में अजीब लगते हैं, लेकिन इसको जब सिस्टम को समझेंगे तो बाद में जब हम अटेम्प्ट करने लगते हैं तो अपने आप आता जाता है। आपको बिल्कुल राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग मुंह में खाना डालने से चलना है। टाइलिन से हमने स्टार्ट किया। थ्रोट की 2 ट्यूब्स हो गई, ईसोफेगस और ट्रैकिया, TRACHEA। ट्रैकिया जो है वो सांस की नली। अब ट्रैकिया इज इन फ्रंट and esophagus is at its back. सवाल उठता है कि अब हम खाना खाते हैं तो जो फ्रंट में नली है, ट्यूब है, तो उसमें चला जाएगा। कई बार आपने देखा भी है कि खाना खाते खाते कई बार सांस की नली में चला जाता है, तो इतना सेटल हो जाता है, डेथ तक हो जाती है, और कई बार बड़ा सीरियस हो जाता है। मैंने खुद इसे फेस किया था। अब जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक कुदरत ने इतना अच्छा सिस्टम है, जब आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि वाकई कोई शक्ति है ईश्वर नाम। ऐसे ऑर्गन्स बनाए हैं, ऐसे सिस्टम बनाए, ये रोबो भी है, ये ईश्वर के रोबो हैं हम लोग। ट्रैकिया के ऊपर ढक्कन लगा होता है जिसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं, EPIGLOTIS। अब क्या सुंदर सिस्टम है, जैसे ही आप कोई चीज अंदर डालते हैं, उसी समय जैसे ही निगली, आपने डाल के चबाई, तब तक तो ठीक है, निगलने लगेंगे, अपने आप वो ढक्कन उसको बंद कर, और उसके बंद होते ही दूसरी जो बैक पर थी आपकी ईसोफेगस, उसका मुंह आगे आ गया, बिकॉज वो उसके ढक्कन से, जो आपने खाना खाया, वो ढक्कन से फिसलता हुआ दूसरी नली में चला गया, जो खाने की नली है, ईसोफेगस जैसे। अब कई बार आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते थे, भाई खाते खाते बोलो ना, बोलते बोलते पानी ना पियो। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हो, क्योंकि वो सांस की नली है, तो सांस जैसे ही चलेगी बोलने से, आपका ढक्कन हट जाएगा, इधर से आप खा रहे हो। तो पहली जो ट्यूब है हमने अभी देखी, वो है ही ट्रैकिया। तो अगर पहली ट्यूब का ढक्कन खुला होगा तो उसमें जा घुसेगा, और फिर वो सांस की नाली में फंस जाता है, और कई बार बड़ा डेंजरस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, खाना खाते समय बोलिए मत। सॉरी, थोड़ा गला खराब है।
नाउ आफ्टर दिस फूड इज स्वेलोड, जो हमारी फूड पाइप है इसोफेगस जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है यो, बिकॉज अब इसके हाथ तो लगे नहीं कि अंदर कुछ उसमें डाल दें, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उसको फूक दें उस आगे के अंदर चला जाए। तो ये एक नेचुरल क्रिया है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैल। तो इससे जो खाना है वो ट्रेवल करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स स्टमक। नो, पेट जो हमारा है, स्टमक जिसे हम कहते हैं, ये 13 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा एक अंग। मैं ये इंचेस वगैरह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी वन लाइनर्स में आते हैं, पेट की क्या डायमेंशन है। तो 13 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा, 13 इंचेस लॉन्ग एंड 4 इंचेस वाइड इज योर स्टमक, जिसकी कैपेसिटी, कई लोग कहते हैं ये बड़ा खाता है, वो कितना भी कोई खाने वाला हो, कितना पेटू हो, मैक्सिमम जो कैपेसिटी एक पेट की है वो है 1.5 किलो, 1.5 kg। अगेन इट्स अ वन लाइनर क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टमक व्हिच इट कैन इनटेक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। कोई लोग कहते हैं मैं 10 पूड़ियां खा लेता हूँ, 20 पूड़ियां खा लेता हूँ, कितना भी खा लें, 1.5 किलो जब हो गया उसके बाद बड़े से बड़ा पहलवान या बड़े से बड़ा पेटू भी नहीं खा सकता, बिकॉज वो एक लिमिट रखी हुई है नेचर ने भी कि 1.5 किलो खाने के बाद आपका पेट वाकई ही फटने को हो जाएगा, इतना भर जाएगा, जगह रहेगी। सो 13 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा ऐसा अंग जिसमें 1.5 किलो तक फूड आ जाता है, वो हमारा पेट है। नाउ अब पेट भी वही काम करता है जो इसोफेगस ने किया था। जैसे ही खाना पेट में एंटर करता है तो पेट में एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंस्पेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और चर्निंग। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लीजिए, वो कपड़ों को चर्न करती है और कपड़े धुल जाते हैं। ऐसे ही आपका पेट एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और चर्न करता है आपके फूड उसके अंदर। अब इसके अंदर आकर हमारे पेट की दीवारों से एक जूस निकलता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये आके उसमें मिलता है, जैसे आपने पानी डालते हो ना वॉशिंग मशीन में और चलाते हो तो वो अपना चर्निंग करती है और पानी उसमें, पानी और डिटर्जेंट जो है उसको धोता है। इसी तरह से ये गैस्ट्रिक जूस जो है, ये जो पेट आपका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर रहा है और चर्न कर रहा है उसके साथ मिल जाता है। काम क्या है इस गैस्ट्रिक जूस का? जैसे टाइडीन नाम के एंजाइम का हमने देखा था, टू कन्वर्ट द स्टार्ची कंटेंट इनटू शुगर। इसका काम है जो प्रोटीन का कंटेंट है, जैसे मीट खाते हैं कई, एग्स खाते हैं, कर्ड, लेंटिल्स, दालें, दूध, इस सब में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पहली बार में टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी हमें नॉन मेडिकल इन द सेंस कि जो आर्ट्स है या किसी और से है, हम लोगों को थोड़ी सी टफ लग सकती हैं, लेकिन जब इस सिस्टम को समझते हैं तो ये इतनी आसानी से दिमाग में घुस जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनी हाउ, दिस कन्वर्ट्स, जो ये गैस्ट्रिक जूस है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। नाउ जब ये चर्निंग पूरी हो जाती है इसके साथ मिलके, तो दिस फूड कंबाइंस विद द जूसेस एंड बिकम्स अ स्टिकी पेस्ट, मलिदा जैसा बन जाता है। जब चर्निंग हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, उसमें गैस्ट्रिक जूस आकर आपके मिल रहा है, तो एक थिक मोटी पेस्ट बन जाती है, जैसे कोलगेट वगैरह आप करते हैं, ऐसी पेस्ट सी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं चाइम, CHIME। वन लाइनर क्वेश्चन है ये। द थिक स्टिकी पेस्ट which forms out of the food due to its churning and contraction and expansion is called dash। तो ALM आम या CHIME चाय। तो आम वैसे अदरवाइज भिक्षा को भी कहते हैं, तो वो जैसे भीख होती है ना, बचा खुचा, तो वो वैसे ही मलिदा सा बचा खुचा बन गया, उसको ALM आम भी कह सकते हैं, CHIME चाय भी कह सकते हैं। तो chime is called by another name dash arm, arm is called by another name dash chime, या thick sticky paste which is formed out of the food on account of its action of churning and contraction and expansion is called dash, then again chime।
अब जो ये चाइम है, जब ये चाइम बन गया खाना, वो मलीदा सा बन गया, तब इसकी जर्नी स्टार्ट होती है आगे की। तो आगे की जो जर्नी है दैट इज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा उसके पार्ट्स के अंदर कि पेट के बाद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आई थी, तो अब ये इसका रास्ता तैयार हो गया। चाइम बनने के बाद ये मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, पूछे जा सकते। ड्यूडेनम, DUO DENUM, ड्यूडेनम, जेजुनम, JEJUNUM, एंड इलियम, ILEUM। पहली बार पढ़ा था तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था, लगता था दिमाग में जाएगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप इस पे एफर्ट लेते हैं तो उसके बाद ये वर्ड्स इंटरेस्टिंग से भी लगते हैं। जेजुनम, इलियम, तो एक लय बन जाती है। ये 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। आपके पास अगर बुक्स हो तो उसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ना एलिमेंट्री कैनाल की फोटो बनी होगी, उसमें देखिएगा। मैं इतना टेक्स्ट हैवी नहीं हूं, वरना मैं यहाँ ड्रॉ कर देता, मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है भी नहीं। सो थोड़ा सा इमेजिन करें तो हम वी कैन अंडरस्टैंड। स्टोमक के साथ एक ऐसे सी करके और फिर यूं 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 कॉइल सी बनी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो जो सी शेप है, जहां से शुरू, पेट से बिल्कुल शुरू होती है, पेट के साथ से, that C shape is the first part of your small intestine, छोटी आंत का पहला हिस्सा, जिसे ड्यूडेनम हमने। नाउ ये एक पाइप की तरह है which is 1 inches in diameter, इसकी चौड़ाई या मोटाई कह लीजिए आप, डायमीटर जो है इसका वो 1 इंच का है, एंड इट इज 10 inches long, 10 इंच लंबा वो सी, उसके बाद फिर शुरू, वो ही ड्यूडेनम है जो 10 इंच लंबा है और 1 इंच का इसका डायमीटर है। नाउ दिस पार्ट जो बिल्कुल स्टोमक के साथ लगा हुआ है, ये 4 मेन एंजाइम्स लेता है। कहां से? इंटेस्टाइनल जूस से, लिवर से और पेनक्रियाटिक सिक्रीशन से। इंटेस्टाइन से इसको एंजाइम मिले, इसको पेनक्रियास से, लिवर से मिले और पेनक्रियास से। इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियास, इससे 4 इसको एंजाइम्स मिलते हैं जिनका काम है टू हेल्प आवर सिस्टम इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, स्टार्च एंड फैट्स। और इसके साथ जो आपकी वो चाइम बनी थी, उसका जो बेसिक नेचर है वो एसिडिक, तो उसको एल्कलाइन का बेस देना, एल्कलाइन का मीडियम देना भी इनका काम है, इन 4 एंजाइम्स का। प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स को डाइजेस्ट करना और जो वो चाइम बनी थी उसको एल्कलाइन का बेस देना। नाउ इतना काम ड्यूडेनम का हो गया। ड्यूडेनम से फिर ये पास ऑन होता है मिडिल पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का बीच का हिस्सा जिसे हम कहते हैं जेजुनम, एंड फिर एंड का हिस्सा जिसे हम कहते हैं इलियम। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं, असल में क्या है क्वेश्चन बेसिकली तो ये आता है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो शायद हम सब लोगों को पता होगा, फर्स्ट ईयर से जो आ गए हैं उनको तो पता ही होगा, फर्स्ट ईयर वालों को शायद ना पता हो, मुझे नहीं पता। ये जो 2 पार्ट्स हैं इनका अलग से लंबाई दी गई है और थर्ड की अलग से हमने 10 इंचेस देखा। तो टुगेदर दे कैन, समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और एट टाइम्स क्वेश्चन इज लाइक दिस व्हाट इज द लेंथ ऑफ ड्यूडेनम, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग 2 पार्ट्स, जेजुनम एंड इलियम। तो इनको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दें। 21 फुट लंबा स्ट्रक्चर है ये बाद के दोनों का, जेजुनम और इलियम का। The total strength of these 2 parts is 21 feet. हमारा सारा शरीर ही 5-6 फुट का होता है, कोई बड़ा खली बन गया तो 7-7.5 फुट तक चला जाएगा, पर उसके अंदर छोटी आंत ही 21 फुट लंबी है। सॉरी, छोटी आंत को उसके 2 पार्ट्स, जेजुनम और इलियम। अब 10 इंच उसमें और मिला दो तो आप कह सकते हो 21 फीट 10 इंचेस, और 22 भी कह दोगे तो चलेगा, इसे गलत।
सो 21.10 फीट की ये पूरी आपकी छोटी आंत है। और खाली दो पार्ट देखेंगे तो 10 इंच का ड्यूडेनम है और 21 फुट की जेजुनम एंड इलियम है। अब इनकी जो दीवारें हैं, इन आपके जो इस पार्ट 3 देखे हमने, उसमें जो दो पार्ट्स देखे जेजुनम और इलियम, इनकी दीवारों पे मिलियंस ऑफ, लाखों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर तो बड़ी मोटी हो गई लेकिन बालों जैसे जैसे प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे कहते हैं विलीज। सो इनका काम है टू एब्जॉर्ब द फूड बाय सकिंग जूस आउट ऑफ इट। तो आप इमेजिन कीजिए कि उनकी दीवारों पे वो बाल लगे हुए हैं जैसे हमारे नाक में बाल होते हैं ना, इस तरह से। दीज आर कॉल्ड विलीज। उनसे जब खाना निकलता है तो खाना तो चला गया, लेकिन जो उसका स्टिकी पार्ट था, जूस पार्ट था, वो उसमें काफी हद तक उसको सोख लेती, उन्हें एब्जॉर्ब करती। अल्टीमेटली जो ये एब्जॉर्प्शन है ये कंप्लीट होता है फाइनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इलियम, ILEUM भी हमने देखा। नाउ ऐसे फूड के हिस्से, ऐसे पार्ट्स जो अभी तक ना डाइजेस्ट हुए ना एब्जॉर्ब हुए स्मॉल, उसमें भी दे फर्दर गो टू देयर जर्नी इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल मैंने बताया सी ड्यूडेनम है और ऐसे ऐसे करके कॉइल है, उस कॉइल के एंड से ही फिर एक हिस्सा निकलता है जो जाकर हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो इसी कॉइल के ऊपर बना हुआ एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, मोटी और बड़ी। तो एक सेकेंड, मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रही, काइंडली चेक करें अपने वहां। मुझे लग रहा है वॉइस आ रही होगी सब। क्या वॉइस आ रही है सभी को? हाँ जी जी। मे बी फिर उनके कोई मैम तुलसी हैं, उन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही से ज्वाइन करके देखना जी, रिज्वाइन करना, इसको वॉल्यूम नहीं आ रही, रिज्वाइन करना। आई होप अब उनको आ रही होगी आवाज। एनी हाउ हम कहां पहुंचे थे? यस, अब हमारी जर्नी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत से। वॉइस कट कर आ रही है, आई डोंट नो, मेरे यहाँ तो शायद ठीक है। हाँ यस, मैं वाईफाई से जुड़ा हुआ हूँ, पता नहीं उनका मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो क्या कारण है। चलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी शायद कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग बाद में आ जाएगी, उसमें फिर पता लग जाएगा। अब जर्नी छोटी आंत से बड़ी आंत की शुरू। इनफैक्ट जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं वो छोटी है, और जिसे छोटी आंत कहते हैं वो बड़ी। कैसे? बड़ी आंत की जो कुल लंबाई है वो है 8 फीट और छोटी की है 21 फीट 10 इंचेस, ये हमने देखा। तो ये तो ज्यादा लंबी होगी, फिर इसको छोटी क्यों कहते हैं और उसको बड़ी क्यों कहते हैं? अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे अपनी किताब में, तो जो बड़ी आंत है दैट इज मोटी, तो साइज में बड़ी है, लेंथ में चाहे छोटी, उसका डायमीटर बड़ा है, इसके कारण से उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, और जो लंबी है उसे स्मॉल। ये डायमीटर वाइडर होने के कारण हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये अभी मैंने जैसे बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर लिपटी हुई क्वेश्चन मार्क इस उसमें होती है। डायग्राम अगर आपके पास होगा तो भी देख लेंगे या बाद में भी देखेंगे, तो आपको ये इसको, वैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे से गलती हुई, मैंने पहले कहना चाहिए था, ये मैसेज में डालना चाहिए था कि वो डायग्राम खोल के रखें, उसके बाद जब इसे समझते हैं तो ये बड़े आराम से समझ आता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वही वही हिस्से आपके आते रहे। एनी हाउ, इसके भी 3 हिस्से हैं, जैसे छोटी आंत के थे ऐसे ही बड़ी आंत के भी, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से हैं। फर्स्ट इज सीकम, CAECUM, सीकम। सीकम इज दैट पार्ट जो बिल्कुल शुरुआत का पार्ट है बड़ी आंत का। दिस रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो एंट्री गेट सीकम जो है वो बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का एंट्री गेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब आता है खाना सबसे पहले यही आता है। दूसरा हिस्सा है अपेंडिक्स, कई बार लोगों को अपेंडिक्स की दर्द होती है।
अपेंडिक्स एक छोटा सा ऐसा इतना छोटा सा हिस्सा है जो एक स्प्रिंग की तरह सीकम के साथ बाहर को निकला हुआ होता है, और ये सीकम को और तीसरा हिस्सा जो कोलोन है उसके साथ ये कम्युनिकेट करता है, अंदर से एक तार जा रही है सो और कोलोन जो है हमारा, इसका काम है जितना भी बचा हुआ पानी या बैक्टीरियल पार्ट है उसका, बैक्टीरिया है, उसको सबको सोखना। जो भी फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है उसमें 75% हिस्सा इज वाटर एंड एक्सेस ऑफ एंजाइम्स, फैट्स एंड सम प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस। लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने वाले में 75% तो पानी हो गया, बाकी जो कुछ एंजाइम्स बचे रह गए, एक्सेस में आ गए, फैट्स बचे रह गए, प्रोटीन्स बचे रह गए, वो उसमें आते। अब ये सब तीनों चीजें, पानी, एंजाइम्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ से, तो वो इन सबको पूरे शरीर में भेजता है। और बाकी क्या बचा? लेफ्ट ओवर, बचा खुचा। अब इस बचे खुचे ने कहां जाना है? दिस गोज इनटू योर रेक्टम। वहां ये पड़ा रहता है और पानी इसमें से और जो थोड़ा बहुत बच गया वो भी सक हो जाता है। रेक्टम जो हमारा है वो 6 से 8 इंचेस लंबा है। यहां ये थोड़ी देर सड़ता है, खराब होना जिसे आप कहते हैं, डिके होता है, एंड अल्टीमेटली एनस में पुश होकर और फिर वहां से बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। तो पानी निकल गया उधर यूरिन में बचा हुआ बेकार का, और सॉलिड निकल गया रेक्टम से होता हुआ हमारे एनस से बाहर। सो ये सारा जो सिस्टम हमने देखा, ये है खाना मुंह में डालने से लेकर बाहर निकालने तक का पूरा प्रक्रिया कह लें, पूरा सिस्टम कह लें। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो डायग्राम है, इसको पढ़ने के बाद, साथ साथ डायग्राम को देखने के बाद दोनों चीजें आसान हो जाती हैं। हमारा एक क्वेश्चन आता है 100 नंबर का, जो वाइवा का क्वेश्चन, इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जामिनेशन। तो उसमें हमें कोई ना कोई चार्ट बनाना होता है। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, सब अपनी अपनी समझ से बनाते हैं। एक चार्ट ये भी है जो फर्स्ट ईयर वाले या सेकेंड ईयर वाले बना सकते हैं। हाँ, ये नहीं करना कि फर्स्ट ईयर में भी यही चार्ट और सेकेंड ईयर में भी यही चार्ट, तो वो तो फिर आपने रिपीट कर दिया, तो वो आपको मार्क्स कटेगा आपके। अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं बनाया तो सेकेंड ईयर बना सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर का कंप्लीट यूनिट ही यही। और फर्स्ट ईयर में आपने सारे सिस्टम पढ़ने हैं, तो उनमें एक सिस्टम ये भी। सो इस तरह से हमने देखा कि ये सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, द मोमेंट वी इंजेस्ट समथिंग टिल द टाइम इट इज एक्सक्रीटेड। अब हम पढ़ेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जो पार्ट्स हैं। मेरी एक नजर घड़ी की तरफ है, आपका समय पूरा होते ही मैं इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि 2 पार्ट में करना। हेलो हाँ जी सर, आप एक बार लिवर और पैनक्रियास का दोबारा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? मैम, इनफैक्ट लिवर और पैनक्रियास तो अभी आया ही नहीं। मैंने तो आपको एक एलिमेंट्री कैनाल जो पाइप है पूरी, उसका बताया। अब मैं लिवर से ही शुरू करने वाला। ओके सर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आएगा ना सर? मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया था कि खाना कैसे होकर निकलता है। अब जब उसके जो पार्ट्स हैं, बिकॉज इन डिफरेंट पार्ट्स पर भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो अब उन पार्ट्स को हम डील करेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसमें। मैंने शुरू में बताया था हम लिवर डिस्कस करेंगे, हम इसके अंदर पेनक्रियाज डिस्कस करेंगे, उसका जूस बेसिकली, मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे, पाइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रिक जूस करेंगे, एंजाइम्स करेंगे, एंड में बैलेंस डाइट पे खत्म। तो फिर भी अगर कोई चीज रह जाएगी तो आप पूछ लीजिएगा। अभी तो लिवर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे एड करते हैं 2 एब्डोमिनल ऑर्गन्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल। इस कैनाल से बाहर सिचुएटेड हैं, लेकिन एब्डोमिनल ऑर्गन्स के पार्ट माने जाते हैं। एक है लिवर और दूसरा है पेनक्रियास।
लिवर जो है दैट इज द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन, तो ऑप्शन दे देंगे लिवर, पैनक्रियाज और 2 चीजें हो, तो वहां हमने बताना है कि लिवर, लिवर इज द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन। नाउ इसकी घर कहां पर है? इट लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो पेट की कैविटी है उसके ऊपरी हिस्से में, बिलो द डायफ्राम एंड अंडर द कवर ऑफ लोअर रिब्स। जो ये रिब केज होता है हमारा, रिब केज की जो आखिरी लोअर रिब्स हैं उनके अंडर और पेट के ऊपर, क्योंकि पेट तो उसके आगे शुरू होगा, पेट की ऊपर की कैविटी में और रिब केज के बिल्कुल नीचे। सॉरी, थोड़ा गला नहीं ठीक मेरा। लिवर का कुल वेट कितना है ये क्वेश्चन है। 2 किलो 75 ग्राम, तो 3.25 किलो का लिवर, अंटिल अनलेस जब बीमारी रहती लिवर एनलार्ज हो गया या कुछ हो गया वो अलग बात है। नॉर्मल लिवर आपका 2 किलो 75 ग्राम का है। ये क्वेश्चन भी है इसलिए हम करें इसे। इसके साथ ही इसके लोअर पार्ट पे एक छोटा सा स्मॉल सैक, बैग लटका रहता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, हम सब ने सुना। इसका काम है टू स्टोर द बाइल जूस। अब एक चीज हम बड़ी कंफ्यूज कर जाते हैं समटाइम्स, एग्जाम्स में आता है द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस बाइल जूस या द ऑर्गन विच स्टोर्स बाइल जूस। अब ये दोनों चीजें अलग है। फैक्ट्री तो है इसकी लिवर और अलमारी है इसकी आपका गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, प्रोड्यूस करता है लिवर। ये ध्यान देने वाली बात है। कई लोग ब्लैडर को लिख देते हैं, ब्लैडर प्रोड्यूस करता है, नहीं, ये लिवर को लिखते हैं, लिवर स्टोर करता है, नो, लिवर ने प्रोड्यूस करके आगे फेंक दिया उस छोटे से उस बैग के अंदर, वो आ गया। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि लिवर के फंक्शंस क्या हैं, वो इसके साथ ही डिस्कस कर रहे थे। लिवर का थोड़ा सा हमने पोर्शन देखा, लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन है, आउटसाइड दी एलिमेंट्री कैनाल सिचुएटेड है और रिब केज के नीचे है। अब इसके काम क्या है? 24 घंटे के एक साइकिल के अंदर आपका लिवर आधा किलो 500 ग्राम बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये भी सवाल है कि क्या कैपेसिटी है लिवर की। आधा किलो या 500 ग्राम्स आप कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, ये इसका वन ऑफ द मेन फंक्शंस है। दूसरा, हमारे ब्लड में जो वेस्ट मैटर उसे यूरिया में कन्वर्ट कर, सॉरी अगेन, ब्लड के अंदर के अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिया में कन्वर्ट करना भी लिवर का काम है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लिवर आपका आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। जब आपके ब्लड में शुगर ज्यादा बढ़ जाती है तो जो ग्लूकोज का कंटेंट है उसको, शुगर का जो पार्ट है ग्लूकोज, उसको ग्लूकोजेन ग्लाइकोजेन GLYCOGEN ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है अपने पास, सुरक्षित रख लेता है उसमें से। अगर आपका लिवर सही काम करते तो शुगर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अगर आपके खाने में आपने ज्यादा मीठा खा लिया, बड़े रसगुल्ले खा लिए, बड़े सारे कोई शहद खा लिया या कोई मीठी चीज बड़ी पी ली, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये उस समय आपके उस समय ये आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ गया है, जो शुगर बढ़ गई है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रख ले। और अगर आपने मीठा बिल्कुल ही नहीं खाया, व्रत रखा है, कुछ रखा है, तो बॉडी में बिल्कुल ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो फिर उस ग्लाइकोजन को ये ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज और ब्लड में छोड़ देगा। सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गन इट इज। अच्छा लिवर जिसका है उसको शुगर नहीं होती। शुगर है तो कहीं लिवर के फंक्शन में प्रॉब्लम है, ये हम इससे असेस कर सकते हैं। सो लिव 52 हम लोग बड़ा पीते थे, वो इसीलिए लिवर को स्ट्रेंथन करने के लिए। खैर मैं लिव 52 की ऐड नहीं कर रहा हूं। दूसरा, जो बॉडी में अनसैचुरेटेड फैट है उसको सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करता है लिवर।
तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में आयरन, विटामिन B12, इसको भी ये स्टोर करता है। ये दो चीजें, आयरन और विटामिन B12 जो है, ये रेड ब्लड काउंट्स बनने में बड़े सहायक होते हैं। आरबीसी जो रेड ब्लड काउंट्स हैं, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं कह लीजिए, वो बनते ही आयरन और B12 से हैं। और आयरन और B12 को स्टोर करके रखना, जहां खून कम हो रहा है, खून किसी का कोई एनीमिक हो रहा है, तो उसको ये पूरा करता है। फिर वही बात है, लिवर ठीक होगा। इसके साथ साथ ही 4 विटामिन ग्रुप्स है, A, D, E एंड K, इनको भी ये स्टोर करता है लिवर। दूसरा, जितना भी हमारे खून में ड्रग्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाते हैं, उनको इनएक्टिवेट कर देता है, ताकि उनका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना पड़े, लिवर करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्शन ऑफ हीट एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होता है, उससे जो हीट, जो ऊष्मा, जो एनर्जी निकलती है, वो प्रोडक्शन भी लिवर की है। तो ये कुछ 7-8 हमारे हैं। जनरली वो 5 पूछते हैं या 4 देते हैं, और 5वें के लिए फिर 4 ऑप्शन देते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा पढ़ा होना, लीवर को इससे ज्यादा पढ़ने की नेचुरोपैथी में हमें जरूरत नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरा पर्पज यहाँ एग्जाम का ज्यादा है। प्रैक्टिकली तो कितना ही पढ़ लें उतना ही अच्छा है। तो लिवर को लेकर ये पूरा हुआ। अब आ गई सेकंड चीज, पेनक्रियाटिक जूस, खासतौर पे पेनक्रियास और पेनक्रियाटिक जूस। नाउ वही बात जैसे हमने देखी थी कि डाइजेशन को असिस्ट करने वाले 2 मेन ऑर्गन्स, एब्डोमिनल जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है, पहला देखा लिवर, दूसरा है पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ लॉन्ग, लंबी, स्लेंडर, पतली ग्लैंड। ये लंबी पतली ग्लैंड है जो कहां सिचुएटेड है, बिहाइंड द स्टोमक एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा। L1 L2 के लेवल पर पेट के पिछले हिस्से में पेनक्रियास होता है, और इससे कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो बेसिकली 2 पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। वन इज एक्सोक्राइन सिक्रीशन एंड सेकंड इज एंडोक्राइन सिक्रीशन। नाउ एक्सोक्राइन जो सिक्रेशन है पेनक्रियाटिक जूस की, ये बेसिकली डाइजेस्टिव है इन नेचर। ये कन्वे होती है ड्यूडेनम में थ्रू दी पेनक्रियाटिक डक्ट। एक छोटा सा पार्ट है पेनक्रियास के साथ लगा हुआ जो सीधा ड्यूडेनम तक जाता है। उसके रास्ते ही पेनक्रियाटिक जूस जो है वो ड्यूडेनम में, और आपको अल्टीमेटली, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का, हमने देखा उसमें ही जाता है। नाउ जो पेनक्रियाटिक जूस है, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। बेसिकली हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो इन पर बड़ा डिपेंड करता है, इन 3 एंजाइम्स। नाम क्या है? लाइपेज, एमालीज और ट्राइप्सिन। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा करके लेते हैं। लाइपेज, LIPASE। लाइपेज का मेन काम है टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। तो मोटे तौर पे फैट मेटाबॉलिज्म है ही ये, कि जितना भी फैटी कंटेंट होगा उसको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करें, ताकि वो अल्टीमेटली मोटापे की तरफ ना जाए। तो लाइपेज एंजाइम हो गया पेनक्रियाज से निकलने वाले जूस के अंदर। दूसरा है एमालीज, AMYLASE, एमालीज। इसका काम क्या है? टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज और शुगर। तो हमने कहा ये पढ़ा था, मुंह में टाइलिन नाम का एंजाइम जो था, वही काम ये भी पेट के अंदर एमालीज नाम का एंजाइम करता है। वो भी स्टार्च को कन्वर्ट करता था शुगर में, माल्टोज या शुगर एक ही बात है, और ये भी। तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो यही है सारा, कि कैसे स्टार्च को कन्वर्ट करें शुगर में। तो एक मुंह में आपके जो आपका टाइलिन नाम का एंजाइम हुआ, और एक जो ये पेनक्रियास से निकलने वाला जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के थ्रू जाता है, दैट इज एमालीज। उसमें ये एमालीज नाम का एंजाइम है।
थर्ड है ट्राइप्सिन। नाउ ट्राइप्सिन का काम क्या है? टू कन्वर्ट पेप्टोन्स इनटू एमिनो एसिड्स। ये जो है फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। सो लाइपेज ने फैट को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट किया, एमालीज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया, और ट्राइप्सिन ने पेप्टोन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट किया। तो 3 टाइप के एंजाइम्स आपके पैनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं, जो फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में कि 3 कौन से हैं, तो 3 कुछ ग्रुप बता देंगे, वो हमें पता होना चाहिए, लाइपेज, एमालीज और ट्राइप्सिन। देन आज का मैं समझ रहा हूं लास्ट, बिकॉज हमने लेट शुरू किया, नो डाउट, और फिर वही इसीलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करूंगा खासतौर पे सरजीत मैम से भी कि आप 9 बजे तुरंत आ जाया कीजिए, ताकि हम लोग जो आ गए हैं हम ऑनलाइन हो जाएं और स्टार्ट कर दें, क्योंकि 10 बजे की लिमिट है। कोशिश करेंगे इसमें खत्म करें, 8-1 मिनट रहते हैं, फिर 5-10 मिनट हमारा जो सेशन चलेगा उसे। नाउ अगला है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ISLETS LANGERHANS। अब ये क्या है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस? जो पेनक्रियास का सब्सटेंस है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ लोब्यूल्स of secretory cells और exocrine cells called acini। उसमें कुछ लोब्यूल्स हैं जिनको हम acini कहते हैं। In between these acinis, इनके बीच में there are groups of endocrine cells called islets of Langerhans। क्या islets of Langerhans हुआ? पेनक्रियास के सब्सटेंस के अंदर कुछ सिक्रेटरी सेल्स हैं जिन्हें acini कहा जाता है, उनके बीच बीच में एंडोक्राइन सेल्स हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। इनका काम क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस मेनली, या कह लो करते ही यही हैं, दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। जो हार्मोन्स का इंबैलेंस है वो यहां से पकड़ा जाता है, इसलिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस इंपॉर्टेंट भी है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं अगर ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में क्या आते हैं मैं बताता हूं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में बेसिकली 4 तरह के सेल्स मिलते हैं। अगर हम बढ़ते से घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे पहला है बीटा सेल्स। दीज आर न्यूमरस, ये बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ बीटा सेल्स आर देयर, बट ये सेल बड़े छोटे छोटे साइज के। इनकी खासियत क्या है? छोटे लेकिन बहुत ज्यादा। ये हैं 60%। तो 60% ऑफ जो सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस है वो बीटा सेल्स। इससे कम में आए अल्फा सेल्स, ये थोड़े हैं लेकिन बड़े बड़े। फ्यूअर लार्जर सेल्स आर बीटा सेल्स, दे आर अबाउट 25%। तो टोटली 85% तो इन 2 सेल्स ने बना दिया, बीटा सेल्स 60%, अल्फा सेल्स 25%। देन कम्स 10% delta cells, and last is 5% F cells. So beta cells 60%, alpha cells 25%, delta cells 10% और F cells 5%. Now अब ये जो आइलेट्स हैं, ये जो हमने कहा कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं? 3 तरह के वो हार्मोन्स। ये काफी ज्यादा मटेरियल लग रहा होगा, लेकिन पर्पस क्या है, हम अपनी क्लास के बाद जब फिर पढ़ने लगते हैं तो ये चीजें आसान लगती हैं, और जब खुद पढ़ने लगते हैं कई बार बिना समझे हुए तो नींद ज्यादा आती है और अंदर एब्जॉर्ब कम। तो बेसिकली मैं याद नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रास्ता आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीज तो आपने ही बोना है, पेड़ तो आप ही उगाएंगे, सिर्फ मिट्टी को पोला कर रहा हूँ, ये मेरा काम है शायद। anyway, 4 हार्मोन्स क्या है? पहला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन को जो ये 60% हमने सेल्स बोले बीटा, ये सीक्रेट करते हैं।
जैसे ही आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा, Received 100 बीटा rupees सेल on में Google इंसुलिन Pay for business. और उससे आपका लेवल कम हो गया। दूसरा, ग्लूकागॉन, हम पढ़ रहे थे पहले, ग्लूकागॉन में स्टोर कर लेता है और फिर उनको तोड़ के उसमें कर देता है। अब ग्लूकागॉन को कौन सीक्रेट करता है? नेक्स्ट जो था 25% वाला, अल्फा सेल्स। जैसे ही आपकी शुगर, आपके ब्लड में शुगर लेवल कम हुआ, तो ये ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा, और ग्लूकागॉन को शुगर में लिवर ने तोड़ना ही है, और वो फिर आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। थर्ड है सोमास्टैटिन, SOMASTATIN। सोमास्टैटिन को, सॉरी, 4 हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमास्टैटिन थर्ड है। इसको करते हैं तीसरे वाले डेल्टा सेल्स, जो 10%। बेसिकली जो सोमास्टैटिन है, इसमें दोनों इंसुलिन और ग्लूकागॉन पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? टू डिक्रीज द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें से जो ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स की ऑब्जॉर्प्शन होकर अगर ज्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने का काम सोमास्टैटिन करता है। एंड लास्ट इज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, POLYPEPTID। इसको जो लास्ट बचे रह गए, वो 5% वाले एफ सेल्स, ये उसे अब इसके अंदर ये इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस की को रिलीज करने का काम जो है, वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो 4 तरह के सेल, बीटा, अल्फा, डेल्टा, एफ। बीटा 60%, अल्फा 25%, डेल्टा 10% और एफ सेल्स 5%। फिर बीटा ने सीक्रेट करना है इंसुलिन, जो कि शुगर लेवल को कम करेगा। अल्फा ने करना है ग्लूकागॉन, जो उसको बढ़ाएगा। सोमास्टैटिन का बेसिक काम है न्यूट्रिएंट्स की ऑब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना, ज्यादा ना हो जाए। और चौथा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है, वो रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस को। अब एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछते हैं कि आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास ये कितने होते हैं? तो जनरली ये 1 से 2 मिलियन, 10 से 20 लाख तक की इनकी संख्या होती है। और इनका जो पूरा वेट है, वो पेनक्रियास के वेट का 1% सिर्फ, और 10 से 20 लाख, 1 to 2 मिलियन इज दी नंबर। तो जस्ट 1 मिनट पहले 9 बजने के हम आज के को यहाँ रोक रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे गैस्ट्रिक जूस के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एंजाइम्स क्या हैं, और हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। बेसिकली मेटाबॉलिज्म का भी बेसल मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये प्रोटीन का भी और वाटर का भी थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3-4 है। तो ये टॉपिक्स हमारे बच गए, और फिर एंड में हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस्ड डाइट। तो विद दिस मैं यहाँ मार्क कर रहा हूं, यहां तक हमने कर लिया। अब अगर कोई सवाल है विद रिगार्ड टू दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5-7 मिनट या जितना भी समय। सर बताया तो आपने बहुत अच्छे से है। अभी एक बार रिवाइज करेंगे, उसी के बाद पता चलेगा क्या मैंने यही कहा था, इट इज बिग पोर्शन। ये क्योंकि आप देखिए ना, सेकेंड ईयर में तो पूरा यूनिट ही यही है, और एक बार ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा शुरू में लगता है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से, जैसे मैंने कहा ना, वो हल चलाकर हम जमीन को पोला कर रहे हैं, अब जब आप इसमें अपना पढ़ के बीज बोएंगे तो बड़ा अच्छा पेड़ उगेगा, बड़ी अच्छी फसल आएगी। तो वो पर्पस है। कोशिश की है मैंने जितना इसको सरलीकरण इसका कर सकूं, या थोड़ा रुक के समझा सकूं, बिकॉज 1-2 मुझे ये आया था कि कई बार आप बड़ा तेज भागते हैं, तो मुझे ये लगा कि
मेरे को कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं टीचर हूँ कि वो जो जैसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती बस एक ही बार में पूरा यूनिट करवा दो, ना समझ आए 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 ना आए करके चल जाए। तो उन्होंने कहा थोड़ा जो स्पीड स्लो रखिए। Sir, there is one question. जी हेलो सर, देयर इज अ क्वेश्चन। जो आपने ऐसे बताया ना, रेक्टम का जो है इट इज 6 to 8 इंचेस लॉन्ग, है ना? जो जी। बुक है हमारे पास, जो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें हाँ ये कहीं, क्या मिस्टर मुरुगेश की है? हाँ, मुरुगेश की, डॉक्टर एन जी मुरुगेश, उसमें जी ये सब कुछ कहीं मेंशन नहीं है। सो शुड वी रेफर सम अदर बुक आल्सो? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। मैंने जब ये किया था, जब मैं इस पोर्शन से इस जर्नी से आप जहां पर आप हैं वहां से निकला था, तो मुरुगेश की जो बुक है वो बड़ी अच्छी है, डॉक्टर मुरुगेश की। काफी अच्छा उन्होंने बताया है, कई जगह काफी वो भी है। एक तो हमारी बड़ी बुक आती है वो क्या उसका नाम है, नाम भूल गया हूँ। हमारे सेंटर से ही हमें मिलती है बड़ी बुक, शुरू जी से ही जी होती जी है। जी जी जी, यस यस, शुड जी वी एक तो रेफर वो दैट? बुक है। और बेसिकली आपके बच्चों की जो 8th 9th और 10th की किताबें हैं ना, उनमें ये है। और नेट तो है ही है। मैंने इसमें नेट का लिया, स्कूली बच्चों की किताबों का लिया, मुरुगेश की किताब का लिया, वो बड़ी वाली किताब का लिया, और एक दो मेरे पास बुक्स और थी। तो मैंने थोड़ा सा जब ये बनाए, इसमें मेहनत बहुत लगती थी, जी जी बिकॉज जी, जैसे अब हमने 40-45 मिनट में कर लिया, इसको बनाने में शायद मुझे लगता है शायद हफ्ता ही लग गया। यस, यू आर तो राइट, यू आर राइट। हाँ, वो अलग अलग से पढ़कर फिर जो चीजें अच्छी लगी, क्योंकि मैंने ये देखा हमारा एक बड़ा फॉल्टी सिस्टम है पढ़ाई का, एटलीस्ट हमारे नेचुरल, हाँ जी, इतना ढंग से या इतना क्लैरिफाई करके पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते लेकिन नहीं अगर है। क्वेश्चन पेपर्स देखें तो ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, यार ये कभी पढ़ाया तो है नहीं। है नहीं। तो उन्हीं चीजों को देखकर जो चीजें, ये जैसे इसका रेक्टम का साइज ये आ रहा था, तो मैंने वो सारे फिर ढूंढे, क्वेश्चन पेपर्स देखे उस समय जब मेरे को मिले, तो उनको देखकर, और उनमें से जो मुझे लगा भी ये चीजें रिपीट हो रही हैं, हमारी एक आधी बुक जो है उसमें है नहीं, लेक्चर में तो कभी किसी ने कहा ही नहीं, तो फिर वो सारा बनाकर मैंने नोट्स बनाए थे, सो दैट एटलीस्ट पता तो हो, अगर आ जाए तो इतना याद हो कि वो 4 ऑप्शन देते हैं तो मैं एक बता सकूं क्या था। राइट राइट। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू बेरी जी। थैंक यू मैम। एंड ये आवाज डॉक्टर सुनीता की है या नहीं? मीना। हाँ डॉक्टर मीना, ये मैं आप पता नहीं डॉक्टर सुनीता क्यों कहता हूँ, मेरे से माफ करना, मेरी पता नहीं मेमोरी शायद फेड कर रही है अब मुझे। नहीं कोई बात नहीं। ये एंड हैप्पी टीचर्स डे। ये दिमाग को घुमा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पढ़ाने वाले के भी। अगर दिल से कोई पढ़ाए तो नेचुरली काफी चर्निंग होती है इसके अंदर। तो पहले मैं दिमाग की वॉशिंग मशीन में घुमाता हूँ, फिर मैं आप लोगों के दिमाग में की वॉशिंग मशीन में डालने की कोशिश करता हूँ। सर हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे, यू आर ट्रूली अ वेरी गुड टीचर सर, मेंटर। मेंटर, यस। I'm just a family member, बस मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो चीजें करके निकल गया हूँ या कर But चुका हूँ, sir, you are very laborious. You are very laborious. We can make out. We can make out के how much efforts have gone. Yeah. थैंक यू मैम, That's थैंक it. यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you. सो आई होप हम इसे अब करें। कल का हम रखेंगे यही 8 या 9 बजे का टाइम फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। उसमें भी काफी टेक्निकल टॉपिक्स हैं जो हम डील करेंगे कल। इन ड्यू कोर्स मैम सरबजीत जो है उसमें डाल देंगे हमारा लिंक जो भी होगा। थैंक्स वंस अगेन, गुड नाइट एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।